हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर, और उद्योग मतलब फैक्ट्रीज। इसका इंग्लिश में मतलब हुआ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला हम पर देखेंगे विनिर्माण क्या होता है। बड़ी मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जब मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। उद्योग, विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। विनिर्माण जिस द्वारा किया जाता है, विनिर्माण के बड़े रूप को उद्योग कहा जाता है। फिर है हमारा आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। फिर है हमारा आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात का उपयोग करके कई मूल्यवान चीजें बनाई जाती है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको जब औद्योगिक उत्पाद में बदला जाता है, उसी उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। फिर हमारा कुटीर उद्योग, छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे खादी, हस्तकला आदि। कुटीर उद्योग जो होता है, जब छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा ही अपने घर में ही चलाए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे खादी के कपड़े बनाते हैं, हस्तकला, घर में जो घर के काम होते हैं, मतलब घर में जो उद्योगों वाले काम किए जाते हैं परिवार की सहायता से, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। फिर हमारा लघु उद्योग, वे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है, लघु उद्योग कहलाता है। वे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है, लघु उद्योग कहा जाता है। जिसमें अल्प पूंजी, कम पैसे का प्रयोग करते हैं और श्रमिक की मात्रा भी कमी होती है, उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। फिर हमारा भारी उद्योग, वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। फिर हमारा भारी उद्योग, भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। फिर हमारा निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग जब किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जब उद्योग को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किया जाता है, निजी क्षेत्र उद्योग कहलाते हैं, जैसे डाबर और बजाज। फिर है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जैसे सेल, भेल, जेल आदि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसमें सरकार के स्वामित्व होते हैं और प्रत्यक्ष उसमें सरकार का नियंत्रण होता है, वो उद्योग, जैसे कि सेल, स्टील एंड आयरन लिमिटेड, भेल, गेल आदि, ये सब। फिर हमारा संयुक्त उद्योग, जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जो सरकार और निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रयास में चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसमें सरकारी और निजी लोग दोनों एक साथ मिलकर उद्योग करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उसे एक संयुक्त उद्योग कहते हैं। उसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर है हमारा सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, और मतलब 2-3 लोगों के हाथों में होता है, और इनका लाभ हानि का विभाजन वो अनुपातिक करते हैं, बराबर बराबर
लाभ हानि का वो करते हैं। और जैसे कि उसका उदाहरण है केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। विदेशी विनिमय, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विदेशी विनिमय। विदेशी मुद्रा, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है विदेशी मुद्रा कहलाता है। मुद्रा का जो माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश में वस्तुएं खरीदती व बेचती है वो विदेशी मुद्रा कहलाता है। फिर हमारा खनिज आधारित उद्योग, जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं जैसे सिलाई मशीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, मतलब खनिजों का उपयोग करके वो मूल्यवान वस्तुएं बनाते हैं जैसे सिलाई मशीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग। फिर हमारा औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता बीमार उद्योग, इसको बीमार उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। उद्योगों की हानि या उद्योगों का बंद होना बीमार उद्योग कहा जाता है। जब उद्योगों को हानि होती है और वो उद्योग बंद होने लगते हैं उसी को औद्योगिक रुग्णता या फिर बीमार उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण उद्योगों का महत्व, अब हम देखेंगे विनिर्माण उद्योगों के कुछ महत्व। सबसे पहला है कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है विनिर्माण उद्योगों से जो औजार बनते हैं, जो मशीनें बनती हैं उनका उपयोग करके कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, ये माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है विनिर्माण उद्योग। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करता है। बेरोजगारी का उन्मूलन करता है, बेरोजगारी को घटाता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात इसके द्वारा किया जा सकता है, जो इससे जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया जा सकता है परिवहन के द्वारा। और जो क्षेत्रीय विषमताएं मतलब दूर दराज के घर जो मुश्किल है क्षेत्र उनको भी कम करता है। फिर हमारा औद्योगिक अवस्थिति के कारक, कच्चा माल, औद्योगिक अवस्थिति के कारक है कुछ हमारे पास, वही हम पढ़ेंगे। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, ऊर्जा, बाजार तथा परिवहन, ये कुछ कारक है औद्योगिक अवस्थिति के। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, ऊर्जा, बाजार और परिवहन। उद्योगों के वर्गीकरण के आधार, उपयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। पहला, कृषि उद्योगों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहला कच्चे माल के आधार पर, तो सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग, उदाहरण कपास, जूट, चीनी उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण कपास, जूट, चीनी उद्योग है। फिर कच्चे माल के आधार पर एक दूसरा उद्योग है हमारा खनिज आधारित उद्योग, उदाहरण लौह तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग में आते हैं लौह तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। मुख्य भूमिका के अनुसार, अगर मुख्य भूमिका के अनुसार देखें हम तो इनको भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आधारभूत या प्रमुख उद्योग, उदाहरण लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन। आधारभूत या प्रमुख उद्योग जो बहुत ही प्रमुख होते हैं उद्योग वो, उदाहरण लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन आदि। उपभोक्ता उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, उदाहरण पेपर उद्योग, पंखा उद्योग आदि। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, उदाहरण भेल, सेल आदि। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनके उदाहरण। स्वामित्व के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है भेल, सेल आदि। जो निजी क्षेत्र है उनका उदाहरण है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को और बजाज ऑटो लिमिटेड। फिर हमारा जो संयुक्त क्षेत्र है उनका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। और फिर हमारा सहकारी क्षेत्र, उदाहरण महाराष्ट्र में चीनी उद्योग आदि। फिर हमारा औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण। वायु, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है उद्योगों से। सबसे पहला वायु प्रदूषण, उद्योगों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है।
फिर रासायनिक और पेपर उद्योग, ईंट भट्टे तथा रिफाइनरी द्वारा धुआं निकालने से भी वायु प्रदूषण होता है। जब उद्योगों के द्वारा जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, निकाला जाता है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। और जब रासायनिक और पेपर उद्योग, ईंट भट्टे, रिफाइनरी द्वारा धुआं निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिर हमारा जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, कार्बनिक तथा अकार्बनिक द्वारा प्रदूषण। औद्योगिक कचरे जो होते हैं, केमिकल सब, और जो कार्बनिक और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सब होता है, कचरे होते हैं, उनके द्वारा जल प्रदूषण किया जाता है। और पेपर, रासायनिक वस्तु उद्योग तथा उद्योगों द्वारा भी प्रदूषण होता है। पेपर जो होते हैं, पेपर को जल में प्रवाह कर दिया जाता है, जल में फेंक दिया जाता है, रासायनिक केमिकलों को, वस्त्र जो कपड़े के कूड़े को, इस सब को, तो इसी से जल प्रदूषण हो जाता है। फिर हमारा तापीय प्रदूषण, कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल का नदी में गिरना तापीय प्रदूषण कहलाता है। तापीय प्रदूषण, कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल का नदी में गिरना तापीय प्रदूषण कहलाता है। जब कारखानों और तापीय संयंत्र द्वारा जो गर्म जल होता है, मतलब पानी जो होता है गर्म, उसको नदी में जब गिरा दिया जाता है, उससे तापीय प्रदूषण होता है। और जिससे जल में रहने वाले जीवों को असुविधा होती है। ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है, उससे हमारे सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। हृदय का गति, जो ब्लड प्रेशर होता है, और जो रक्तचाप, ये सब बीमारियां हैं, वो बढ़ जाता है, उनके होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर हमारा है 1 अंक वाले प्रश्न, विनिर्माण किसे कहते हैं? तो आ जाइए आंसर देखते हैं हम इसका। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो कौन से कारक है जो उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? न्यूनतम उत्पादन लागत। न्यूनतम उत्पादन लागत जो है, उद्योगों के अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हमारे विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ये 1 अंक वाला प्रश्न है, इसलिए हम बस छोटे से आंसर दे रहे हैं। तो विनिर्माण उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ये विनिर्माण का महत्व है। फिर हमारा 4th क्वेश्चन, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, बाजार शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं आदि। जो उद्योगों की उपलब्धता है, उनको प्रभावित करने वाले कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, बाजार शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं आदि। आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं? ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन व कच्चे माल दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, प्रगलन उद्योग आदि। ऐसे उद्योग जिनका उत्पादन जो है वो दूसरे उद्योग के कच्चे माल पर निर्भर है, वैसे उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, प्रगलन उद्योग आदि। भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। भारत के उड़ीसा राज्य में एक राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब व कहां लगाया गया था? 1854 ईस्वी में मुंबई में। भारत में सबसे पहला सफल
सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1854 ईस्वी में और मुंबई में लगाया गया था। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध करवाती है? कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को जो है बाजारों में उपलब्ध करवाती है। सीमेंट उद्योग की इकाइयां गुजरात में क्यों लगाई गई है? गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध है। गुजरात में जो उद्योग है उस उद्योग को खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए उसको गुजरात में लगाया गया है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? 1904 में चेन्नई में भारत का सबसे पहला उद्योग सीमेंट उद्योग 1904 में और चेन्नई में लगाया गया था। भारत में जो पहला सीमेंट उद्योग है वो 1904 ईस्वी में और चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम लिखिए। बेंगलुरु। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वो बेंगलुरु है। और द्वितीयक क्रियाओं का क्या अर्थ है? द्वितीयक क्रियाओं का क्या अर्थ है? द्वितीयक क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर व उसे परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक क्रियाएं जो होते हैं उनमें जो लोग होते हैं, व्यक्ति जो लगे होते हैं, वो कच्चे माल का आकार बदल देते हैं और उसे ही परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। इसको द्वितीयक क्रियाओं में लगे लोग करते हैं। कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है उसमें चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? पेराम्बूर रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पेराम्बूर रेलगाड़ी के डिब्बे और मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बांग्लादेश है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। प्रगलन उद्योग, रसायन व कागज उद्योग, तेल शोधनशालाएं, ईंटों के भट्टे, ये ऐसे उद्योग है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। जनरेटर, औद्योगिक व निर्माण कार्य, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, ये ऐसे उद्योग हैं जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। भारत के मानचित्र पर प्रमुख वस्त्र उद्योगों के स्थान दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ ये भारत का मानचित्र है हमारे पास और इसमें हमने प्रमुख उद्योगों को दिखाया है। सूती वस्त्र उद्योग, जहां जहां प्लस प्लस साइन है वहां राजकोट, बड़ोदरा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तभी भी मैं बता ही देता हूँ। देखिए वर्धा सूती वस्त्र उद्योग, औरंगाबाद सूती वस्त्र उद्योग, जलगांव वस्त्र उद्योग, पुणे सूती वस्त्र उद्योग, कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग, मदुरई वस्त्र उद्योग, चेन्नई वस्त्र उद्योग, हावड़ा वस्त्र उद्योग, हुगली वस्त्र उद्योग और मुर्शिदाबाद वस्त्र उद्योग। उसके बाद कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, मुरादाबाद सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद राजकोट सूती वस्त्र उद्योग, वडोदरा सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद उद्योग। आप खुद से ही देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसे प्लस साइन है वो सूती वस्त्र उद्योग है, जो रेक्टेंगल है ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेक्टेंगल चतुर्भुज, और जो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो सर्कल में है और कृत्रिम वस्त्र उद्योग ऐसे ट्रायंगल है। तब तक हम
अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है? ये तो हमने पढ़ा ही था। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। फिर एक कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा प्रमुख बंदरगाह विकसित किया गया? हल्दिया को कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए विकसित किया गया। भारत में सूती वस्त्रों के दो प्रसिद्ध केंद्रों का उल्लेख करें। मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद जो है भारत के ऐसे दो सूती वस्त्र उद्योग है जो प्रसिद्ध केंद्र हैं। अब हम देखेंगे लघु दीर्घ प्रश्न, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो पहला भौतिक कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन और अनुकूल जलवायु। जो उद्योग की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं वो है, जो भौतिक कारक हैं उनके नाम है कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। मानवीय कारक उद्योग की अवस्थिति को जो प्रभावित करते हैं उसमें आते हैं श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं, आधारिक संरचना, उद्यमी, सरकारी नीतियां। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, भिलाई और दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग आदि। और भिलाई और दुर्गापुर जो है लोहा इस्पात उद्योग जो है वो की छत्तीसगढ़ में है। निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है। जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है। जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। निजी क्षेत्र वे उद्योग होते हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व होता है या कंपनियों का। जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है। जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए सभी जूट मिलें पश्चिम बंगाल में है। पटसन और जूट एक ही चीज है, एक ही शब्द है, मतलब कि उनका मतलब एक ही होता है। पटसन और जूट का मतलब एक ही है। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। पटसन की चीजों के निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह भी है और कच्चे माल की मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन है। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग सीमा आदि उपलब्ध करवाता है। कोलकाता एक बड़ा शहर है जो कि बैंकिंग, बीमा सुविधा और उपलब्ध करवाता है। विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट ही होते हैं।
जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होता है, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सहायक होता है, राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिस प्रकार हमारा शरीर है उसको आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को जो है आकार आर्थिक विकास विनिर्माण उद्योग से ही होता है। भारत में चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं? भारत का जो चीनी उद्योग है उनके सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं? यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, पुरानी मशीनों का होना चीनी उद्योग के लिए, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना। जो चीनी उद्योग है भारत में, इनके सामने ये निम्न समस्याएं हैं। सबसे पहले तो यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है, गन्ने का उत्पादन कम होता है, पुरानी मशीनों की उपलब्धता के कारण समस्या आती है, खोई का अधिकतम जो गन्ना होता है उसके खोए का अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाता है, परिवहन के साधनों के न होने के कारण जो गन्ने जो है वो समय पर कारखाने में नहीं पहुंच पाते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है। कृषि जो है उसी के द्वारा हम कपास, जूट है, गन्ना है, उनका प्रयोग करते हैं उद्योगों के लिए। और उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीनें आदि उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफी आसान हो गया है। यह आंसर हमारा हो चुका है। यहाँ एक मैप दिया गया है, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें है भारत के लोहा और इस्पात संयंत्र, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती, सेलम और विशाखापट्टनम। ये कुछ लोहा और इस्पात संयंत्र है जो कि जिनका मैप हमारे पेपर में आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? भारत का जो सूती वस्त्र है उस उद्योग के सामने भी कौन कौन सी समस्याएं हैं पढ़ेंगे। पुरानी और परंपरागत तकनीक है, जो सूती वस्त्र उद्योग है पुरानी तकनीक है। लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार का कम होना, जो लंबे रेशे वाली कपास है उनकी पैदावार कम हो रही है। नई मशीनरी का अभाव है, नई मशीनों का अभाव है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा है, जो आर्टिफिशियल होते हैं कृत्रिम वस्त्र उद्योग, उनसे प्रतिस्पर्धा अधिक है, लोगों को वही पसंद आता है। अनियमित बिजली की आपूर्ति, बिजली की जो आपूर्ति है वो समय समय पर नहीं हो पाती है। फिर हमारा 9th क्वेश्चन, हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण क्यों है? भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है, और जो सीमेंट उद्योग है अफ्रीका के देशों में अधिक मांग रहती है सीमेंटों की। इसका भी हमारे पास फिर एक और मैप है। भारत के मानचित्र पर प्रमुख सॉफ्टवेयर
प्रौद्योगिकी पार्क दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर हमारे कुछ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। श्रीनगर, ये क्या है, माडाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, यही सब है। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है। वाहनों की मांग बढ़ी है। कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज 15 इकाइयां कार, 14 इकाइयां स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, उदारीकरण के बाद जो मोटर उद्योग या वाहनों का जो बाजार है वो कैसे बढ़ा है, तो यही सब। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत का जो जूट उद्योग है वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है। कृत्रिम रेशों से चीजें बनने लगी है। कृत्रिम रेशे से बनी चीजें सस्ती होती है। जो कृत्रिम रेशे मतलब कि आर्टिफिशियल है, मतलब कि जो साइंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका उनसे बनी चीजें बिकने लगी है, और वो जो चीजें बिकती है साइंथेटिक वाली वो सस्ती होती है। जूट की खेती पर व्यय बहुत हो जाता है। जूट की खेती में पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला भी बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश भी कंपटीशन देता है हमें। फिर हमारा 12th क्वेश्चन, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। जो उद्योग है उनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उन उपायों का वर्णन करना है। प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए। जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे। इससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है उसका आर्थिक विकास में क्या योगदान है, उसका वर्णन करना है। रोजगार उपलब्ध करवाता है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो रोजगार उपलब्ध करवाता है। विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जो महिला श्रम को बढ़ावा देता है, उनमें वृद्धि करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी जो है पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। फिर हमारा 14th क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलता है, कथन की व्याख्या करें। औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या करें। शहर उद्योगों को बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, सलाहकार, वित्तीय
सलाह आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग शहरों को निर्मित सामान, रोजगार और ऊर्जा आदि प्रदान करता है। जो शहर के उद्योग हैं वो बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, सलाहकार, वित्तीय सलाह आदि आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग शहरों को निर्मित सामान, रोजगार और ऊर्जा आदि प्रदान करते हैं। शहर के उद्योग और गांव के उद्योग। कपास उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? जो कपास उद्योग है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है? आ जाइए देखते हैं। बिजली की आपूर्ति अनियमित है, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता होती है, श्रम का कम निष्पादन होता है, सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जो सिंथेटिक फाइबर उसके उद्योग हैं उनके साथ कड़ी स्पर्धा है, श्रम का कम श्रम मिलता है, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है और बिजली की आपूर्ति अनियमित है, समय समय पर बिजली नहीं मिलता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम सांद्रता क्यों है? जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में उद्योग है, लौह और इस्पात उद्योग है, उनकी अधिकतम सांद्रता क्यों है? लौह अयस्क की कम लागत होती है, नजदीक उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता होती है, सस्ते श्रम की उपलब्धता, घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता। लौह अयस्क की कम लागत होती है, नजदीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता होती है, सस्ते श्रम की उपलब्धता होती है और घरेलू बाजार में विशाल विकास की क्षमता कम है। फिर हमारा 17th क्वेश्चन है, भारत लोहे और इस्पात क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत है वो इस्पात और कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता। जो कोकिंग कोल होता है उसकी उच्च लागत है, महंगा मिलता है और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। श्रम की कम उत्पादकता होती है, श्रम भी कम मिल पाता है और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति होती है, ऊर्जा जो है उसकी अनियमित आपूर्ति होती है। कमजोर बुनियादी ढांचा, बुनियाद जो है इस चीज लोहा और इस्पात उद्योग का वो बहुत कमजोर है। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, कारणों का उल्लेख करें। कई अन्य उद्योग लोहे और इस्पात उद्योग पर निर्भर है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग मशीनरी आदि को मशीनरी प्रदान करता है। देश की औद्योगिक प्रगति इस उद्योग पर निर्भर करती है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लोहा और इस्पात उद्योग है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की औद्योगिक प्रगति और इसी उद्योग पर निर्भर करती है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग आदि को मशीनरी प्रदान करता है और जो कई अन्य उद्योग होते हैं वो लोहे और इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होते हैं। 19th क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, व्याख्या करें। लोहा, अयस्क, कोयला और चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति से ही भारी हैं। इस उद्योग के तैयार उत्पादों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है। लोह अयस्क होता है कोयला और चूना जो होता है वो प्रकृति में जो पाया जाता है उसी रूप से वो भारी है और इस उद्योग के तैयार उत्पादों को परिवहन यहाँ आयात निर्यात करने के लिए उच्च लागत की आवश्यकता पड़ती है।
फिर हमारा 20th क्वेश्चन है, हुगली में जूट उद्योग की सांद्रता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पश्चिम बंगाल में जूट के रेशे की सबसे अधिक गांठें पैदा होती है। जूट उद्योग को बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है जो हुगली नदी से आसानी से उपलब्ध होता है। उद्योग के लिए लोहे और कोयले की जरूरत होती है। यह रानीगंज की नजदीकी खदानों में भी उपलब्ध होता है। पड़ोसी राज्य बिहार और उड़ीसा से सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। कोलकाता अच्छा बंदरगाह है जो आसानी से जूट का निर्यात कर सकता है। कोलकाता एक अच्छा बाजार भी है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यटन के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र का उद्योग है। कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करता है। कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40%। उद्योगों व व्यापार में वृद्धि का कारक है। देश के आधारभूत ढांचे में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय बंधुता बढ़ाने में उपयोगी होता है। हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग के कई नए स्वरूप जैसे मेडिकल टूरिज्म आदि का प्रचलन भी बढ़ा है। तो इसी के साथ हमने आज जियोग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारे सिलेबस में अगला चैप्टर 7 है, उसकी वीडियो हम जल्द लाएंगे। और ये जो पीडीएफ है इसकी, मेरे पास जो ये पीडीएफ है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।